Okay, let's start with the part. देखिए, in the last class what we have discussed till section 14. हम लोगों ने फॉरेन जजमेंट के रिगार्डिंग पढ़ा था. अब देखिए प्लेस ऑफ सुइंग की बात करेंगे. प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब होता क्या है कि वाद किस जगह संस्थित किया जाए, किस स्थान पर वाद संस्थित करना है, इसके बारे में ये सर्टेन टॉपिक्स बात करते हैं. उसके बारे में बात करते हैं सेक्शन 15 से लेकर 25 तक के पार्ट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेस ऑफ सुइंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस ऑफ सुइंग? प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब होता क्या चीज है और लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड का मतलब क्या होता है. देखिए यहाँ पर एक सेक्शन 15 सबसे पहले बात कहता है कि जो भी सूट आप इंस्टीट्यूट करना चाहते हो वो सूट होना चाहिए इन द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट. जहां पर लोवेस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड होती है, इसका क्या मतलब होता है? इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट वन मोर थिंग कि राजस्थान के अंदर पेक्यूनियरी जुडिक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, मैं अगर वित्तीय अधिकारिता की बात करता हूँ तो उसमें, या धनी अधिकारिता की बात करता हूँ तो उसके अंदर राजस्थान में इन पर्टिकुलर सिविल जज जो है उनके पास में अप टू 2 लाख तक के मैटर्स आते हैं. सिविल जज सीनियर डिवीजन जो है उनके पास में 2 लाख प्लस अप टू 5 लाख तक के मैटर उनके पास आते हैं. डिस्ट्रिक्ट जज जो है इनके पास में 5 लाख प्लस का मैटर है. और हाई कोर्ट के पास में सिर्फ एक अपीलेट जुरिडिक्शन है, सिर्फ अपील वाले केसेस इनके पास में कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं. तो सेक्शन 15 ये बोलता है, सेक्शन 15 किसकी रिगार्डिंग बात करता है? सेक्शन 15 कहता है कि जो भी सूट इंस्टीट्यूट किए जा रहे हैं वो लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट में किए जा रहे हैं. जो कोर्ट लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट है. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया कि कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है सर. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर एक तो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन. अगर किसी भी कोर्ट में ये दोनों जुरिडिक्शन अगर आपको मिलते हैं तो आप उसको कहोगे लोएस्ट ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई इट. फर्दर प्रोसीडिंग्स हम लोग और ज्यादा इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए आगे के प्रोविजंस क्या बोलते हैं. जैसे सेक्शन 16 बोलता है सूट में बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड. सूट कहाँ फाइल करोगे? जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड होगा. लेकिन सब्जेक्ट मैटर का जब भी आपको ध्यान रखना है तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ. इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी जो है वो जयपुर में है, इसकी वैल्यूएशन है 1.5 लाख. एक प्रॉपर्टी जो है ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है. सपोज एक प्रॉपर्टी जोधपुर में है, सूट है पार्टीशन का. तो सूट या तो जोधपुर में जयपुर में फाइल हो सकता है या फिर जोधपुर में फाइल हो सकता है. सूट कैन बी फाइल्ड एनीवेयर. जोधपुर वाली जो प्रॉपर्टी है, मान सपोज कीजिए ये 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है. अगर आप दोनों का वैल्यूएशन करोगे तो ये आएगा 2.5 लाख. अगर आपको सिविल सूट फाइल करना है तो सिविल सूट आप सिविल जज की कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे, आप सिविल जज सीनियर डिवीजन में इस सूट को लेके जाएंगे, क्योंकि पेक्यूनियरी लिमिट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए कहाँ जाने चाहिए सर? 2.5 लाख रुपए इस कैटेगरी में फॉल होने चाहिए. तो कहने का मतलब है कि आप सूट फाइल करना चाहते हो विद रेस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यू कैन फाइल द सूट, लेकिन आपको किस चीज का ध्यान रखना है? आपको पेक्यूनियरी लिमिट्स का ध्यान रखना है. ठीक है सर, आपको पेक्यूनियरी लिमिट्स का ध्यान रखना है. सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी और अदर लिमिटेशंस. ये अदर लिमिटेशंस क्या होती है? अदर लिमिटेशन का क्या मतलब है? अदर लिमिटेशन का मतलब होता है कि अगर लॉ ने बार किया हुआ है एक्सप्रेसली कि आप यहाँ सूट फाइल नहीं कर सकते तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते. अदर लिमिटेशन का मतलब क्या चीज होती है सर? अदर लिमिटेशन मतलब जैसे रेस जुडिकेटा हो गया, ऑर्डर टू रूल 2 हो गया, तो ये अदर लिमिटेशन भी अगर आपको मना करती है तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते. जैसे फैमिली कोर्ट का सूट है तो फैमिली कोर्ट में ही जाएगा. कौन कौन से सूट सेक्शन के अंदर कवर होते हैं? जैसे कोई भी प्रॉपर्टी रिकवर करनी है आपको तो आप सेक्शन, तो सिंपल जो सिविल सूट होगा तो सूट वहां फाइल करोगे जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. देखिए आप जब लास्ट में सारे पॉइंट पढ़ लोगे तो यहाँ लिखा हुआ है शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स वेयर जुरिडिक्शन इज प्रॉपर्टी सिचुएटेड. जो प्रॉपर्टी जहां पर है आप वहां पर सूट फाइल करेंगे. जैसे अब रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो सूट कहाँ लगाएंगे? वहां लगाएंगे, चाहे प्रॉपर्टी विद रेंट हो या विदाउट रेंट हो, या विदाउट रेंट या विदाउट प्रॉफिट हो तो वहां जाएगा. फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई पार्टीशन के लिए सूट फाइल करना है तो सूट कहाँ फाइल करेंगे? जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. आगे देखिए फोरक्लोजर हो गया, सेल हो गया, रिडम्पशन हो गया, मोर्गेज के सारे. फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है सर? कि सर जो मोर्गेजर का मतलब क्या होता है? मोर्गेज मतलब है कि मोर्गेजर पैसे नहीं दे पा रहा, नाउ द मोर्गेजी हैज राइट टू फोरक्लोज द प्रॉपर्टी, और उसके बाद एक और राइट होता है टू सेल द प्रॉपर्टी. रिडम्पशन मतलब होता है कि द मोर्गेजर हैज गिवन द अमाउंट, मतलब वो ऑलरेडी जो पैसा लिया था वो पैसा वो दे चुका है, और मोर्गेज या फिर चार्ज के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी में ये सूट इंस्टीट्यूटेड होते हैं.
आगे देखिए, जहां पर भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जहां पर भी कोई स्थावर संपत्ति में किसी इंटरेस्ट का या किसी राइट का कोई भी अगर चीज आपको डिटरमाइन करनी है, तो प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है आप वहीं पे जाके उसको सूट फाइल करेंगे। इंटरेस्ट और राइट क्या होता है सर? राइट और इंटरेस्ट चीज आती है आपके, जैसे सूट फॉर डिक्लेरेशन जो होता है ना सर, जैसे आपको कोई राइट डिक्लेयर करवाना है प्रॉपर्टी के अंदर, सेक्शन 34 है एसआरए का, कोई भी सूट में आपको राइट डिक्लेयर करवाना है तो उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट थिंग, कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी रॉन्ग है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग सूट फाइल कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम सूट फाइल कर सकते हैं। फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर द डिस्टेंट और अटैचमेंट। ये क्या होता है सर? रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के साथ में और भी चीजें अटैच हो गई। सपोज कीजिए एक घर को पूरा अटैच किया गया। जब घर को अटैच किया गया तो घर के अंदर बाइक थी, कार्स थी और बहुत सारी मूवेबल प्रॉपर्टी भी थी। जब भी कोई प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी अगर डिस्टेंट या अटैचमेंट में फॉल हो रही है तो वो उसके लिए भी आप केस फाइल कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज दी हुई है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्रोवाइजो का मतलब ये होता है कि अगर आप पर्सनल ओबीडियंस के थ्रू कर सकते हैं तो उस आदमी का अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्या होता है पर्सनल ओबीडियंस? सर ऐसा है कि जब कभी भी आप एग्जीक्यूशन के लिए गए, जब कभी भी आप एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉपर्टी में गए, अगर आप निष्पादन के लिए जाते हो किसी भी डिग्री में, अगर आप बिना उसको अरेस्ट किए प्रॉपर्टी का पूरा पैसा रिकवर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है मेरी प्रॉपर्टी में और किसी से मैंने 1 करोड़ रुपए मार्केट से लिया हुआ है। अगर मेरी प्रॉपर्टी बेचकर 1 करोड़ वसूला जा सकता है तो मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसके बारे में कह रहे हैं, प्रोवाइडेड सूट टू ऑब्टेन रिलीफ इन रिस्पेक्टिंग द कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग। जहां पे भी सर ये चीज होगी तो सूट कहाँ पे सिचुएटेड होगा? जहां पर जुरिडिक्शन में लोकल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, या फिर वहां पर होगा जहां पर डिफेंडेंट एक्चुअली वॉलंटरी रिसाइड करता है, कैरीज ऑन बिजनेस करता है और पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। तो हम यहाँ पे हमें दो रूल्स यहाँ पे पता लगते हैं। हमें पहला रूल तो यहाँ पे क्या पता लगता है सर? हमें पहला रूल पता लगता है कि अगर 16 के ये 6 क्लोज में अगर आप जाते हो, मतलब जो A to F तक है, इसमें अगर आप जाओगे 16 के जो 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें तो वहां जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लेकिन अगर आप इसके बाकी डायमेंशंस में जाओगे, इसका मतलब क्या है सर? जहां पर पर्सनल ओबीडियंस है, उसका मतलब क्या होता है कि सर पर्सनल ओबीडियंस का मतलब वो कि आप इस आदमी की प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा अगर रिकवर कर सकते हो, आपको अपना रिकवरी उस आदमी की गिरफ्तारी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, अरेस्ट नहीं किया जाएगा उस आदमी को। तो सर उसमें कहाँ पे सूट फाइल करोगे आप? या तो प्रॉपर्टी जहां पर है, या फिर जहां पर वो वर्क करता है या बिजनेस करता है या रिसाइड करता है। कौन कौन सर? आपका डिफेंडेंट। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो दो तरीके से ये एक प्रोवाइजो है, मतलब जुरिडिक्शन को और वाइडर स्कोप देता है बाय द वे ऑफ पर्सनल ओबीडियंस। बाय द वे ऑफ पर्सनल ओबीडियंस जुरिडिक्शन का थोड़ा सा और वाइड स्कोप हुआ है। थोड़ा सा और मैं थोड़ा एडवांस आपको बताता हूँ। जैसे ऑर्डर 38 में आप रूल 1 में, ऑर्डर 38 के रूल 1 में जब आप पढ़ेंगे वहां पर है सर है, वहां पर अगर आप ऑर्डर 38 निकालिए एक बार, जो लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं प्लीज एक बार ऑर्डर 38 निकालिए, सो दैट मैं जो बात बताना चाहता हूँ आपको आप थोड़ा समझ पाए। प्लीज एक बार ऑर्डर 38 निकालिएगा। ऑर्डर 38 रूल 1 में देखिए, जहां पर बात करते हैं अरेस्ट बिफोर जजमेंट। जहां मैं बात करता हूं अरेस्ट बिफोर जजमेंट की, तो ऑर्डर 38 रूल 1 की जब मैं बात करता हूं तो ऑर्डर 38 रूल 1 के अंदर जो चीज दी गई है वो दी गई है सर कि 16 के ए से लेकर डी तक, 16A to D, 16A to D के लिए ही आप क्या कर सकते हो? 16A to D, एनी सूट एक्सेप्ट 16A to D। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर पर्सनल ओबीडियंस पे चीजें सोल्व हो सकती है तो उसका मतलब यह है कि अगर आप उस आदमी को बिना अरेस्ट किए भी आप अपनी डिग्री को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वो सेक्शन A to D का मतलब यही है कि पर्सनल ओबीडियंस की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अरेस्ट कब करते हैं? ऑर्डर 38 रूल 1 में अरेस्ट तब करते हैं जब लगता है कि आदमी प्रॉपर्टी बेच देगा, या फिर ये अबाउट टू एब्सकॉन्ड कर देगा, या फिर इंडिया छोड़कर चला जाएगा। उसमें देयर आर मल्टीपल ग्राउंड्स अंडर ऑर्डर 38 रूल 1। लेकिन ये बात आप समझिए कि जहां पर पर्सनल ओबीडियंस होता है वहां पर स्कोप थोड़ा सा और वाइडन होता है
कि आप अलग से भी सूट फाइल कर सकते हो। यू कैन इंस्टीट्यूट ए सूट डिफरेंटली फ्रॉम अदर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट्स, मैं आपको और भी डिस्कस करता हूँ सारे पॉइंट डिटेल में। सेक्शन 17 की बात करते हैं, सूट फॉर इमोरल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द विद बिटवीन डिफरेंट जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द राजस्थान ओनली। जैसे मान लीजिए जयपुर है और जयपुर के पास में बॉर्डर लगती है दौसा की। सपोज कीजिए दौसा की जो बॉर्डर है वो जयपुर के बिल्कुल बिल्कुल नियर बाई दौसा की बॉर्डर लग रही है। सपोज कीजिए कोई कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जो दोनों एरियाज में दोनों डिफरेंट जुरिडिक्शन में फॉल कर रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि पार्टी या तो जयपुर में सूट फाइल कर सकती है या फिर इवन इन दोसा द पार्टी कैन फाइल द सूट। ठीक है, ये सेक्शन 17 बहुत इजी सेक्शन है। ठीक है, प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वही आप जब भी सूट फाइल करो तो वैल्यूएशन का ध्यान रखना है सर। ठीक है, वैल्यूएशन का ध्यान रखना है और एंटायर क्लेम को आप देखोगे। जैसे मान लीजिए ये जो जयपुर साइड जो प्रॉपर्टी आ रही है ये 2 लाख रुपए की है और ये जो प्रॉपर्टी आ रही है सपोज कीजिए ये 3.5 लाख की है। तब आप कैलकुलेशन में अगर कंबाइंड रूप से जाओगे तो सूट फाइल होगा डिस्ट्रिक्ट जज में, एडीजे कोर्ट में सूट फाइल करोगे। एडीजे कोर्ट में सूट फाइल करोगे क्योंकि दोनों की वैल्यूएशन कितनी हो गई, अगर आप देखोगे तो 5.5 लाख इसकी इन टोटालिटी वैल्यूएशन हो जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आगे चलिए 18 देखिए, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन कैन बी असर्टेन। सर जहां पर भी असर्टेन है, जहां पर भी असर्टेन है कि कहां पर सूट फाइल होना चाहिए, तो फिर जहां पर भी असर्टेन है उसके लिए कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक रिकॉर्ड स्टेटमेंट, कोर्ट क्या करेगा, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा इस इफेक्ट के लिए और कोर्ट उस पर प्रोसीड करेगा। बात समझिए, कोर्ट क्या करेगा सर, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन जहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया था वहां पर भी कोई फर्क उस चीज का नहीं बचेगा, वहां पर भी उसको कोई चीज का कोई फर्क नहीं है। बेसिकली मान लीजिए एक सूट जो है प्रॉपर्टी में, मैं आपको बहुत जल्दी में चीजें समझा रहा हूँ लेकिन बस आप लोग थोड़ा सा समझते रहिएगा। सपोज कीजिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सपोज एक प्रॉपर्टी जयपुर में है, एक प्रॉपर्टी अलवर में है। सपोज कीजिए तो और जयपुर में उसने सूट फाइल कर दिया है। ठीक है, ही हैज फाइल ए सूट इन जयपुर, सूट नंबर 1 जयपुर में फाइल हुआ है। ये पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया जयपुर वाली कोर्ट में आके कि सर जयपुर वाली कोर्ट को कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है, जयपुर वाली कोर्ट को कोई भी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, मतलब जयपुर की कोर्ट को कोई भी क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त नहीं है। जयपुर को पता है कि उसको कोई भी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन प्रोवाइड नहीं है, पर से जयपुर कोर्ट डज नॉट हैव एनी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब आप बाकी चीजें से समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं बात करता हूँ कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट देयर इज नो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पर से टू द कोर्ट, कोर्ट क्या करेगी, इसका सिर्फ ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड कर लेगी और प्रोसीड करेगी। सपोज कीजिए ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया था कोर्ट ने, सपोज कीजिए ऑब्जेक्शन कोई रिकॉर्ड नहीं किया है कोर्ट ने, तो फिर आपको जो ऑब्जेक्शन रेज करना है बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज आपको ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। इसी बारे में यहाँ पे बात की गई है। Where the statement has not been recorded in subsequent one, an objection is taken before the appellate or regional court, a decree suit along which was made, court not having jurisdiction, the appellate or regional court shall not allow the objection unless it is opinion that time of institution suit ground for uncertainty court having jurisdiction and there has been a constant failure of justice। कोर्ट ये भी देखेगा क्या इसकी वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस अकर हुआ है। कोर्ट विल अगेन सी क्या फेलियर ऑफ जस्टिस है, क्या सूट को किसी रीजनेबल टाइम में, देखिए जब भी हम बात करते हैं कि रीजनेबल टाइम में सूट फाइल करना है, वी यूजुअली कंसिडर रीजनेबल टाइम सिविल सूट्स में बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ही हम मानते हैं। क्या उसके पहले इंस्टीट्यूट किया गया था, अगर हाँ तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ ड्यू टू जुरिडिक्शन। फेलियर ऑफ जस्टिस क्या मतलब होता है कि सर विटनेसेस नहीं आ पाए, जैसे मान लीजिए अलवर से विटनेसेस जयपुर नहीं आ पाए स्टेटमेंट देने, तो इट्स ए फेलियर ऑफ जस्टिस, कोर्ट कंसिडर इट्स ए फेलियर ऑफ जस्टिस। 19 देखिए, सूट फॉर कॉम्पनसेशन टू रॉन्ग टू द पर्सन्स और मूवेबल्स। सर जब कभी भी किसी पर्सन को, जब कभी भी कोई केस होता है, रॉन्ग का मतलब होता है टोट, लॉ ऑफ टोट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या फिर रॉन्ग टू द पर्सन और मूवेबल्स, इनके साथ अगर कुछ भी रॉन्ग होता है, कुछ भी दोषपूर्ण होता है, तो उसके लिए सूट कहाँ फाइल करेंगे, इनके लिए सूट वहां फाइल करेंगे जहां पर डिफेंडेंट रहता है, या तो कैरीज ऑन बिजनेस करता है, या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन, या तो कारोबार करता है, या निवास करता है, या कोई भी अपना फायदे के लिए कोई कार्य करता है।
वहां पर आप सूट फाइल करोगे। जैसे ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कोलकाता, ए मे बी सू इन इधर दिल्ली और कोलकाता। क्योंकि सर ऐसा होता है कि जो ए है वो ए दिल्ली में रहता है, लेकिन ए दिल्ली में रहता है, लेकिन जो ऑफेंस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कोलकाता में हुआ है। तो सू कर सकता है बी इन कोलकाता और बी इन दिल्ली। ठीक है सर, क्योंकि आप इसमें देखोगे इफ द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द वन कोर्ट, तो मतलब पहला तो ये और बाकी तीन चीजें वो कि जहां पर हुआ है वहां पर भी केस फाइल कर सकते हो और जहां पर वो रहता है उसके लिए भी केस फाइल कर सकते हो। एज रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिश इन कोलकाता स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट, ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है सर। देखिए सीपीसी में इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा हो कि लास्ट ईयर ऑर्डर 8 रूल्स का इलस्ट्रेशन उन्होंने पूछा था। तो लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड द इलस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ, और सेट ऑफ का इलस्ट्रेशन दे हैव आस्क्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन आल्सो। तो illustrations आर इंपॉर्टेंट, illustrations आर यूजफुल। वी आर वर्किंग ऑन ए पीडीएफ जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, और ये जो पीडीएफ है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैं आपको दूंगा, उनको प्लीज अच्छे से देख के जाइएगा। उसी पे काम चल रहा है, आधे सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं। बाय द नेक्स्ट वीक, मतलब जो सप्ताह आने वाला है, इसमें आपको बुधवार गुरुवार तक यू विल गेट दैट पीडीएफ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखिएगा और चीज़ों को, उसके बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। मैं सीपीसी और जो मेजर क्रक्स ऑफ लॉज है इनके बारे में आपको अवगत करा दूंगा। 20 देखिए, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट डिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। सर जहाँ पे भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो या फिर जहाँ पे सूट फाइल कर सकते हो, उसमें ऐसा होता है कि जहाँ पर भी सर ऐसा है, जहाँ पर भी ऐसा है कि कोई भी अगर बिजनेस है, अगर वो एक से ज्यादा जगह पर काम करता है, जैसे डिफेंडेंट और इच ऑफ डिफेंडेंट्स मोर देन वन प्लेस, तो किसी भी जगह पे आप सूट फाइल कर सकते हो। दूसरा देखिए, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेट मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट सूट एक्चुअली वॉलंटरी रिजाइड कैरिंग ऑन बिजनेस, तो आप उसके लिए सूट फाइल कर सकते हो। थर्ड देखिए जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, 20 का सी। एक्सप्लेनेशन देखिए, कॉर्पोरेशन का मतलब वो होता है सर जहां पर उसका सोल या प्रिंसिपल ऑफिस हो, आप वहां पर उसका सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर फ्यू इलस्ट्रेशन, यू जस्ट रीड देम दोज इलस्ट्रेशन। 21 देखिए, ऑब्जेक्शन एज टू द जुरिडिक्शन। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्शन एज टू द जुरिडिक्शन, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको किसी भी जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जेक्शन है, सपोज कीजिए मुझे किसी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन है, जैसे मैं बोलता हूँ कि प्लेस ऑफ सुइंग या पेक्यूनियरी लिमिट का या फिर एग्जीक्यूशन जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट का नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर दिखेगा आपको एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, दूसरा बोलता हूँ कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था, तीसरा बोलता हूँ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के रिगार्डिंग। तीन चीजों के लिए प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है सर, तो फिर ऑब्जेक्शन जो मेरे को रेज करना है बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, कब करूंगा सर मैं ये, आप देख लीजिए, वेयर द इश्यूज आर सेटल्ड, तो मेरे को सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले ही ये सब सारे इश्यूज रेज करने पड़ेंगे, और यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इश्यू होता नहीं है, यहाँ पर अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में होगा। क्योंकि देखिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में इश्यू सेटल नहीं होते, दोनों केसेस में इश्यूज ऑफ सेटलमेंट के टाइम पे होगा। 21 ए देखिए, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री एट द ऑब्जेक्शन ऑफ द टू द प्लेस ऑफ सुइंग। जैसे मान लीजिए एक आदमी है जिसके ऑलरेडी एक डिक्री पास हो गई है, कल को वो कहता है कि दैट कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिडिक्शन। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ 21 ए का, थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 21 ए, सपोज कीजिए एक सूट नंबर 1 फाइल हुआ था, प्रॉपर्टी थी इन जयपुर और प्रॉपर्टी थी इन कोटा। सूट फाइल हुआ इन जयपुर वर्सेस ए वर्सेस बी में, यहाँ पर ए केस जीत गया सर। अब सूट नंबर 2 कोटा में फाइल होता है बिटवीन बी वर्सेस ए, और बी ये प्ली लेता है कि लास्ट जो कोर्ट था जयपुर वाले के पास में जुरिडिक्शन नहीं था, इस वजह से अब सूट में कहाँ फाइल करूंगा, कोटा में फाइल करूंगा। तो ये सर जो सेकंड सूट है ये बार होगा, इस पर रोक लगा देंगे। क्यों सर, क्योंकि 21 ए बोलता है कि एक बार अगर किसी सूट में डिक्री पास हो गई, so you cannot be allowed to file the same suit on the basis of jurisdiction। आप एक बार अगर डिग्री आ जाती है तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन के बेसिस पर डिग्री नहीं लेके आएंगे, उस पर कोई भी दूसरा सूट आप नहीं लेके आएंगे। 22 देखिए प्लीज, 22 देखिए ये जो क्लासेस में ले रहा हूँ, ये क्लासेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो आप वहाँ पर देख सकते हो, आपके पास अगर इतना समय है तो वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इन क्लासेस को। we have given more than one classes to those sections only। 22 देखिए, power of transfer of suit which may be instituted in
इन मोर देन वन कोर्ट। जब कभी भी सर एक से अधिक कोर्ट में अगर सूट फाइल करना है, वेर एवर एनी सूट में इंस्टीट्यूट इन टू और मोर कोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन वन, तो ऐसा होता है सर, आप उसको नोटिस देके पार्टी को अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पर नोटिस देके और सूट को क्या क्या कर सकते हो, ट्रांसफर करा सकते हो। 23 टू वोट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, किस कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपिलेट कोर्ट्स टू द सेम हाई कोर्ट, अगर अलग अलग एपिलेट कोर्ट हैं तो सेम हाई कोर्ट में जाएगी। अगर डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, सपोज कीजिए डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, तो फिर कहाँ जाएगी सर, उस कोर्ट में जाएगी जहां पर सूट सिचुएटेड हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ये जो प्रोविजन है ना यहाँ पर, इसको रिमूव किया जा चुका है, ठीक है ना सर। कहने का मतलब क्या हो रहा है, समझिए 2 मिनट। सेक्शन है 23, इसमें समझिए, अगर कोई कोर्ट सेम डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगा हुआ है, सपोज कीजिए, ठीक है, एक जयपुर है, एक केस लगा हुआ है सांगानेर में, एक केस लगा हुआ है चोमू में, तो फिर आपको कहाँ एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जयपुर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट के पास में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर एक जयपुर में है और एक दौसा में है तो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, तो द हाई कोर्ट में लगेगी। तीसरी चीज देखिए प्लीज, एक अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए एक सूट है एमपी रतलाम और एक है कोटा, तो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी सर, तो डायरेक्ट बोलता है एप्लीकेशन वहां लगाओ जहां पर पहले सूट फाइल हुआ है, जहां पर पहले सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। लेकिन अगर आप वास्तविकता देखोगे तो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, एप्लीकेशन विल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है। एप्लीकेशन विल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाइए। इन दैट रिगार्ड ड्यू टू फाइल द एप्लीकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम लिखिए, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयाश्री। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयाश्री ने क्या किया है, इसने जो 23-3 है, 23 का जो 3 है, इसको रिडंडेंट कर दिया है, इसको निष्क्रिय कर दिया है। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयाश्री ने 23-3 को निष्क्रिय बना दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए, अगर सेम अपीलेट कोर्ट है तो उसमें लगेगी, अगर अलग अलग अपीलेट कोर्ट है तो हाई कोर्ट में लगेगी, और अगर स्टेट ही अलग अलग है तो सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। डायरेक्ट में अभी तक इन लोग चेंजेस नहीं लेके आए, लेकिन दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयाश्री जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने उसको निष्क्रिय बना दिया 23-3 को, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना सर। तो कहाँ लगेगी, इन 23 के 3 में सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे। चॉइस देखिए, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। ट्रांसफर एंड विड्रॉल की जो जनरल पावर होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है उसके रिगार्डिंग बात की गई है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कौन कौन कर सकता है सर, कोई भी पार्टी कर सकती है। आप देखोगे कौन कौन इसके लिए जा सकता है, कोई भी पार्टी इसके लिए जा सकती है, लिखा हुआ है पार्टी जा सकती है, और नोटिस देने के बाद में आप ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है। देखिए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुओ मोटो भी ट्रांसफर हो सकता है और एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही ट्रांसफर होता है, ना कि सुओ मोटो। बस इसमें ये चीज याद रखिएगा। 25 में अगर आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन पे होता है। 25 जो है वो कभी भी सुओ मोटो नहीं होता, मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद से ट्रांसफर कर रही है, ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल बात ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं, ऑर्डर 1 में आ जाइए प्लीज। हम लोग ऑर्डर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर 1। आप प्लीज ऑर्डर 1 पे आ जाइए, अपने डायरेक्ट में ऑर्डर 1 निकाल लीजिए। अब थोड़ा सा ऑर्डर के साथ में मैं आपको ऑर्डर के साथ साथ सेक्शंस भी साथ में ही करवाऊंगा, ठीक है। ऑर्डर 1 बोलता है पार्टी टू द सूट। अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूँ। अगर आप ऑर्डर 1 पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर 1 में क्या क्या पढ़ना है आरजेएस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक बार इसको मार्क कर लीजिए। देखिए द रूल 1 इज इंपॉर्टेंट, मैं रूल लिख देता हूँ यहाँ पे। रूल 1 इंपॉर्टेंट, 2, 3, 8, 9, 13, 10 है सर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, ठीक है सर। ऑर्डर 1 में ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द सर्टेन पीडीएफ जिसमें आपको पता चल जाएगा। हिंदी की क्लासेस, हाँ जो बच्चे, कुछ बच्चों के ऑफिस में क्वेरी भी आई थी कि सर हिंदी के लेक्चर्स कब होंगे, हिंदी के क्लासेस जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है, वो ज़्यादा टाइम सेविंग है और ज़्यादा समय आपका बचाएगी इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लाइव लेक्चर्स। सेकंड ऑफ थिंग ये
कि इंग्लिश में कुछ लेक्चर्स, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सबऑर्डिनेशन जो है, सबऑर्डिनेशन वाज कंप्लीटेड, आई थिंक ग्रामर में एक दो टॉपिक है, आई वुड कंसल्ट टू द गौरव सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ पे, उनसे मैं पूछ के उनकी कुछ क्लासेस में अरेंज करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इस महीने में उनकी क्लासेस कुछ अरेंज हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पोर्शन। ऑर्डर वन रूल वन क्या होता है? हु मे बी जॉइंड एज ए प्लेंटिफ, जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि किसको प्लेंटिफ रूप में जोड़ा जा सकता है। तो ऑर्डर वन रूल वन इसके रिगार्डिंग ये बोलता है सर उस आदमी को जोड़ा सकता है जिसका राइट टू रिलीफ सेम है, या फिर अगर आप सेपरेट सूट लेके आओगे तो सेम कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइज होगा पार्टीज के बीच में, तो इनको तो आप एज ए प्लेंटिफ जोड़ सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। देखिए जहां पर भी ज्वाइंटर आप करते हो प्लेंटिफ्स का, अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट सेपरेट ट्रायल का भी ऑर्डर दे सकता है ताकि एक्सपीडिएंट रूप से जस्टिस मिले। मान लीजिए कोई प्लेंटिफ है उसकी वजह से पूरा केस अटका हुआ है, तो कब कब पार्टीज को जोड़ा जा सकता है? अगर राइट टू रिलीफ सेम है और सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इन्वॉल्व है, अगर अलग अलग सेपरेट सूट फाइल करें। दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज देखिए, दूसरी देखिए, who may be joined as a defendant, जैसे राइट टू रिलीफ अगेंस्ट, यहाँ पर क्या होता है सर, जॉइंट इसके रूप में किसको जोड़ेंगे? राइट टू रिलीफ इन रेस्पेक्ट अराइजिंग आउट द सेम ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द पर्सन एग्जिस्ट अगेंस्ट सच पर्सन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगर आपको प्रतिवादी के रूप में जोड़ना है तो उसके अगेंस्ट में कौन कौन सी चीजें आ रही है। दूसरे देखिए, इफ सेपरेट सूट्स आर बोट अगेंस्ट सच पर्सन एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, उसके बारे में भी हमने बात की है। तीन में देखिए, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल ऑन जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट विच में एम्ब्रेसेस और डिलेटेड ट्रायल। कब कब नहीं करेंगे सर? अगर जोड़ने की वजह से ट्रायल एम्ब्रेसेस हो रही है या फिर डिले हो रहा है, ठीक है सर। अगर रुकावट हो रही है या फिर स्लो हो रही है ट्रायल तो फिर नहीं करेंगे। रूल 4 देखिएगा, लुक एट रूल 4। देखिए अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, कोर्ट सेटिस्फाइड है, व्हाट इन द रूल 4, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो किसी एक के लिए भी रिलीफ दे सकती है या फिर सबके लिए भी रिलीफ आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। आपको रिलीफ, और किसी अगेंस्ट एक डिफेंडेंट भी रिलीफ हो सकता है या फिर सबके अगेंस्ट भी रिलीफ हो सकता है, ये चीज भी आप देख सकते हो। मतलब जब हम बात करते हैं रिलीफ की, जब कभी भी जॉइंटर होता है, जब कभी भी संयोजन होता है पक्षकारों का, चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी, तो एक के अगेंस्ट भी रिलीफ हो सकता है और मोर देन 1% के अगेंस्ट भी रिलीफ आप दे सकते हो। इसी के रूल 4 बोला गया है। रूल 5 देखिए, डिफेंडेंट नीड नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। जरूरी नहीं है कि उस डिफेंडेंट से आपको सारे इंटरेस्ट प्राप्त करने हो, जरूरी नहीं है कि उस डिफेंडेंट से आपको सारे इंटरेस्ट वहां पर लेने हो। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट ए कंपल्सरी थिंग। छठा देखिए, जॉइंटर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए कोई पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसमें वो पार्टी बोलती है कि डेट वी आर जॉइंटली लायबल, वी आर सेवरली लायबल, हम साथ साथ हम संयुक्त रूप से उसमें दायी होंगे या हम पृथक पृथक रूप से दायी होंगे, तो अकॉर्डिंगली उसमें ध्यान में रखा जाएगा। सातवां देखिए, व्हेन प्लेंटिफ इज डाउन फ्रॉम हुम रिटेस इज। जब कभी सर प्लेंटिफ को डाउट है कि किससे, जब भी कभी वादी को ये शंका है कि किससे अनुतोष लेना है, तो वो क्या करेगा? सबके अगेंस्ट ही सूट इंस्टीट्यूट कर देगा, ठीक है सर। वो क्या करेगा? सारे पर्सन्स को लायबल क्रिएट कर देगा, ठीक है सर। इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन रिटेस, ही मे जॉइन 2 और मोर डिफेंडेंट्स इन ऑर्डर टू क्वेश्चन। जब भी कोई जैसी चीज है तो वो चीज कर सकता है। मे बी डिटरमाइंड इज बिटवीन ऑल द पार्टीज, उसको अगर डाउट है तो वो सबके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। 8 देखिए, वन पर्सन में इंसू और डिफेंड ऑन द बिहाफ ऑफ द सेम इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधित्ववाद। अब इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव सूट के अंदर कुछ प्रोविजन है जो प्लीज आप लोग याद रखिएगा। एक तो सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 6, दूसरा ऑर्डर 23 रूल 3B, ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 7 रूल 4, ये सब भी क्या है सर? ये सारे प्रोविजन हैं। जब कभी भी एग्जाम में सवाल आता है मेंस में, तो यू हैव टू राइट ऑल दीज प्रोविजन। You have to mention order 1 rule 8, you have to mention section 11 explanation number 6, you have to mention order 23 rule 3B, you have to mention order 7 rule 4। आपको सब कुछ मेंशन करना है उसमें, ठीक है। ये होता कौन है सर? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर क्या होता है, पार्टीज को एक सेम इंटरेस्ट होता है, सेम कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं चलता है। एक और याद रखना, लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि सेम कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता है, सेम इंटरेस्ट होना चाहिए पार्टीज के बीच में। इफ देयर इज ए सेम इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज, तब जाके ये सूट परफॉर्म होता है और काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही पूछा जाएगा प्री के हिसाब से, इतना ही पूछा जाएगा प्री के हिसाब से, ठीक है सर। इसी चीज को इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
8A में देखिए, पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट एनी बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स. What is section 8A, like rule 8A talk about? Rule 8A क्या बोलता है? Rule 8A बोलता है अगर कोर्ट को लगता है कि किसी से ओपिनियन लेनी है, कोर्ट को लगता है कि किसी पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन से कोर्ट को ओपिनियन लेनी है, then they can take such opinion in that regard. अब यहाँ पर समझिए मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर कौन होता है. मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर समझने के पहले तीन पार्टीज को समझिएगा आप. पहली पार्टी होती है सर नेसेसरी पार्टी. One is necessary party, the another is proper party. एक होती है सर नेसेसरी पार्टी एंड वन इज प्रॉपर पार्टी. क्या अंतर है दोनों में? एक है सर आवश्यक पक्षकार एंड द अदर वन इज उचित पक्षकार. अब कौन होते हैं आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार? When we discuss about those persons, that like who is the necessary party and who is the proper party, when we talk about those provisions, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. ये जब समझ में आएगा तभी आपको जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर समझ में आएगा. असंयोजन और कुसंयोजन आपको समझ में आएगा. तब तक आपको ये दोनों पार्टीज कौन होती समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. तो सिंपल सा सवाल है कि नेसेसरी पार्टी कौन होती है? सर वो पार्टी विदाउट होम नो एग्जीक्यूशन, मतलब वो पक्षकार जिसके बिना निष्पादन नहीं हो पाएगा. वो पक्षकार जिसके बिना निष्पादन नहीं हो पाएगा. विदाउट होम देयर कैन बी नो एग्जीक्यूशन, जिसके बिना कोई निष्पादन नहीं हो पाएगा. दैट इज अ नेसेसरी पार्टी. प्रॉपर पार्टी कौन होती है? कि इन ऑर्डर टू मेक सूट मोर कॉम्प्रिहेंसिव, अगर आपको बहुत विस्तृत रूप से बात को बनाना है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सूट को बनाना है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सूट को बनाना है, तो आप यू नीड सम प्रॉपर पार्टी. तो आपको क्या किसकी जरूरत पड़ेगी सर? प्रॉपर पार्टी की आवश्यकता होगी. देयर इज ए पर्सन, आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार. अब नॉन जॉइंटर कौन होता है? नॉन जॉइंटर वो होता है सर वो पार्टी जिसने, अब नॉन जॉइंटर समझिए और मिस जॉइंटर समझिए, दोनों चीज समझिए. नॉन जॉइंटर कौन होता है सर? नॉन जॉइंटर वो होती है जहां पे हम कहते हैं, नॉन जॉइंटर को हम कहते हैं असंयोजन. असंयोजन कौन होता है? पक्षकारों का असंयोजन मतलब होता है कि देखिए ऑर्डर 1 रूल 1 या ऑर्डर 1 रूल 3 की जो शर्तें हैं, कंडीशन है, वो फुलफिल है, वो पूर्ण हो चुकी है, फिर भी पार्टी को नहीं जोड़ा गया. ऑल्दो द पार्टी हैज नॉट बीन एडेड, नहीं जोड़ा गया. उस सिचुएशन में क्या होता है? मतलब प्लेंटिफ कब जुड़ेंगे या डिफेंडेंट कब जुड़ेंगे, वो कंडीशन तो पूरी थी, लेकिन कोर्ट ने क्या किया है, इनको एज ए पार्टी नहीं जोड़ा है. तो हम क्या बोलते हैं उस चीज को? हम उस चीज को बोलते हैं कि यहाँ पर कोर्ट ने नॉन जॉइंटर किया है. नॉन जॉइंटर यहाँ पर कोर्ट ने किया है. मिस जॉइंटर का मतलब होता है, मिस जॉइंटर का मतलब होता है, मिस जॉइंटर का मतलब क्या होता है? मिस जॉइंटर का मतलब होता है कि देखो 1 और 3 की कंडीशन फुलफिल नहीं थी, मतलब एक ऑर्डर 1 रूल 3 या ऑर्डर 1 रूल 1 की जो कंडीशन थी, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, देन ऑल्सो कोर्ट एडेड देम एज ए पार्टी, एडेड देम एज ए पार्टी. मतलब कहने का मतलब ये है सर कि 1 3 और 1 की कंडीशन पूरी नहीं थी या पूरी नहीं थी, फिर भी कोर्ट ने क्या किया है, उस पार्टी को केस में जोड़ दिया है. इसको कहते हैं नॉन जॉइंटर और मिस जॉइंटर. समझ में ही बात? अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करता है ऑर्डर 1 रूल 9, समझिएगा थोड़ा. मिस जॉइंटर एंड नॉन जॉइंटर. नो शूट शैल बी डिफिटेड बाय द रीजन ऑफ मिस जॉइंटर या फिर नॉन जॉइंटर. मतलब किसी पार्टी को गलत जोड़ो या किसी पार्टी को सही रूप से जोड़ो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सिर्फ प्रभाव कब पड़ता है? प्रभाव तब पड़ता है जब आपने नेसेसरी पार्टी को नहीं जोड़ा है, आपने नेसेसरी पार्टी को नहीं जोड़ा है, तब उसका इम्पैक्ट उसमें आएगा. रूल 10 देखिए, सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ. देखिए बहुत दिनों से मेरी कुछ ज़्यादा तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, और आज थोड़ा मैं उठ के आया हूँ, तो थोड़ा सा खड़े होने मेरे को भी वीकनेस है. बट वी विल टेक द क्लास, वी विल टेक द लेक्चर जो है दे विल कीप गोइंग ऑन. अब मैं ट्राई करूँगा कि लेक्चर्स में हर दिन लूँ. सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ क्या होता है? सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ में
इसमें समझिए कि अगर आपने किसी गलत प्लेंटिफ के नाम पर सूट फाइल किया है तो आप क्या उसको हटा सकते हैं। एक चीज का याद रखिएगा, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, मैं आपको पहले भी बताता हूँ। स्ट्राइकिंग आउट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्राइकिंग आउट, देयर आर मल्टीपल स्ट्राइकिंग आउट्स, देयर आर मल्टीपल स्ट्राइकिंग आउट्स। मैं आपको एक शब्द देता हूँ, स्ट्राइकिंग, देयर इज ए वर्ड स्ट्राइकिंग आउट। अब इसमें पार्टी का भी स्ट्राइकिंग आउट होता है, मतलब पार्टी को भी हटा देते हैं, ट्रेडिंग के भी स्ट्राइकिंग आउट करते हो, और एक इश्यूज को भी आप स्ट्राइकिंग आउट करते हो। कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो चाहे तो किसी भी केस से किसी पार्टी का नाम काट सकती है, कोई भी एक प्लीडिंग है अभिवचन है उसको भी हटा सकती है, कोई भी अगर इशू कोर्ट ने गलत बनाया था तो कोर्ट उस इश्यू को भी हटा सकता है। देर आर प्रोविजंस, देर आर प्रोविजंस टू इट। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज बताइए मुझे कि पार्टीज का स्ट्राइकिंग आउट तो दिया था, चलो ये ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर, प्लीडिंग का स्ट्राइकिंग आउट कहाँ होता है मुझे बताइए कि अभिवचनों को कहाँ पे हटाया जा सकता है, वेयर वी स्ट्राइकिंग आउट द प्लीडिंग्स एंड वेयर वी स्ट्राइकिंग आउट द इश्यूज, हम इश्यूज को कहाँ पे हटा सकते हैं। प्लीज ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए मुझे कमेंट लिख के। हाँ यस हाँ, ऑर्डर 6 रूल 17 एंड ऑर्डर 14 रूल 5, यहाँ पर स्ट्राइकिंग आउट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोर्ट चाहे तो किसी नई पार्टी को जोड़ सकता है, नई पार्टी का नाम हटा सकता है, कोर्ट चाहे तो किसी प्लीडिंग को जोड़ सकता है, किसी प्लीडिंग को हटा सकता है, या फिर किसी इशू को जोड़ सकता है, किसी इशू को हटा सकता है। तो कोर्ट हैज द मल्टीपल पावर एंड द मल्टीपल फंक्शंस ओवर देयर। ऑर्डर 10 में ये था, ऑर्डर 1 रूल 10 में ये था, ठीक है। ऑर्डर 1 रूल 10 ए में हम बात करता हूँ तो सर कोर्ट किसी को भी बोल सकती है कि आके 10 ए के अंदर, इसको बोलते हैं एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी मतलब कोर्ट रिक्वेस्ट करती है किसी भी एडवोकेट को कि प्लीज आके रिप्रेजेंट करो, बिकॉज उसके पास में कोई रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है नहीं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इस केस में अवेलेबल नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर रूल 11 कंडक्ट ऑफ द सूट, कंडक्ट ऑफ द सूट कैसे होगा कि कोर्ट क्या कर सकता है, कंडक्ट ऑफ सूट करने के लिए किसी व्यक्ति को भी दे सकता है, ठीक है ना सर। कंडक्ट ऑफ सूट करने किसी व्यक्ति को दे सकता है अगर कोर्ट को ठीक लगता है। 12वां अपीयरेंस ऑफ द वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट ऑफ द अदर्स। अपीयरेंस देखिए जहाँ पे भी एक से ज्यादा प्लेंटिफ है या एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो कोर्ट बोल देगा स्पेसिफिकली कि आप सबके बिहाफ पर आइए और अपीयर होइए, आप सबके बिहाफ पर आइए और अपीयर होइए। 13 की बात करता हूँ मैं, ऑब्जेक्शन इज टू द नॉन जॉइंटर एंड मिस जॉइंटर। जब भी किसी पार्टी को ऑब्जेक्शंस हैं, जब भी किसी पार्टी को ऑब्जेक्शंस हैं तो उनको रेज करने पड़ेंगे बिफोर एट ए टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। कब रेज करने पड़ेंगे सर, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बिफोर एट टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के टाइम पर उनको रेज करने पड़ेंगे। एंड यू हैव आल्सो रेफर सेक्शन 99 सीपीसी, इसको भी प्लीज रेफर कीजिएगा, आप अपने यहाँ पे लिख के रखिए, सेक्शन 99 भी यहाँ पर जिक्र होता है। नाउ कम टू ऑर्डर 2 रूल 2, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ सूट। सर फ्रेम ऑफ सूट वो चीज होती है कि सूट को इस तरह से फ्रेम किया जाए कि अफोर्ड कर सके फॉर द फाइनल डिसीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट, और प्रिवेंट कर सके तो फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। मतलब सूट को इस तरह से फ्रेम किया जाए कि ये अफोर्ड करे डिसीजन, दूसरी बात कि ये उससे कोई फर्दर लिटिगेशन अराइज ना हो, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली आपको सूट ड्राफ्ट करना है ताकि उससे कोई और मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग या मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट वहां से ना निकले। सेकंड देखिए, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। ऑर्डर 2 रूल 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आप सिर्फ भी याद रखिए ऑर्डर 2 रूल 2 में, ऑर्डर 2 रूल 2 का मतलब होता है सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। अब इसमें 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स को आप मैं ऊपर से डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बात समझ लीजिए। सर जब कभी भी एक कोज ऑफ एक्शन के ऊपर कोई एक सूट फाइल होता है, अगर पार्टी ने कोई भी क्लेम रिलिंक्विश किया है, मतलब पार्टी ने अगर किसी भी दावे को त्याग दिया है तो बाद में उसको नहीं लेके आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेम कोज ऑफ एक्शन। दूसरा पॉइंट देखिए सर, जहां पर भी जो रिलिंक्विश सूट किया है उसके लिए उसको बाद में ही शैल नॉट सू आफ्टरवर्ड्स इन दैट रिगार्ड, वो बाद में उसके लिए सूट नहीं लेके आएगा। ओमिशन टू सू फॉर द वन ऑफ द सेवरल रिलीफ, अगर किसी पार्टी ने कोई रिलीफ को छोड़ दिया था, अगर किसी पार्टी ने कोई अनुतोष को नहीं मांगा था तो बाद में नहीं मांग सकता, ठीक है सर, आफ्टर जजमेंट उसको नहीं मांग सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन को प्लीज याद रखिएगा। ऑर्डर 2 रूल 2 का जो इलस्ट्रेशन है इट्स अ वेरी रिलेवेंट इलस्ट्रेशन, इसको वैसे का वैसे नहीं पूछा जाएगा। नाउ इट इज नॉट 1905 1906 1907, अब तो इसको थोड़ा सा चेंज करके ये लोग पूछेंगे। जॉइंटर ऑफ कोज ऑफ एक्शन, जॉइंटर ऑफ कोज ऑफ एक्शन की बात कीजिए कि कोज ऑफ एक्शन को कब कब आप जोड़ सकते हो। जॉइंट ऑफ कोज ऑफ एक्शन कब कब हो सकता है सर, जब कभी भी पार्टीज जॉइंटली इंटरेस्टेड है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, तो उनमें जॉइंटर ऑफ कोज ऑफ एक्शन आप कर सकते हो। चौथा पढ़िए, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर द रिकवरी ऑफ इनवॉल्व प्रॉपर्टी।
जहां पर भी हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उन केसेस में यू कैन ज्वाइन दोस केसेस, जैसे जैसे मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या मीन प्रॉफिट एक ही है या फिर एरर ऑफ रेंट एक ही है। जैसे मान लीजिए मैंने सूट के लिए, मैंने एक प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सूट फाइल किया, सपोज कीजिए मेरे घर पर किसी ने कब्जा कर लिया और सपोज उसके लिए एक सूट फाइल हुआ है, ठीक है। अब जब वो सूट मैं उस पर कर रहा हूँ, तो जो भी उसने रेंट उस प्रॉपर्टी से, सपोज कीजिए कमर्शियल प्रॉपर्टी थी और उसको रेंट भी उसने लिया है, तो जितना भी रेंट उसको मिला है या प्रॉफिट उसको मिला है, तो एक ही सूट में हम लोग सब कुछ लेके आएंगे। रिकवरी का सूट तो होगा ही, साथ में उसमें जो भी प्रॉफिट्स रेंट प्रॉफिट है वो भी उससे मैं मांगूंगा। उसी चीज में यहाँ पे लिख रहे हैं कि मीन प्रॉफिट है, कोई एरर ऑफ रेंट है आप मांग सकते हो, या फिर कोई भी डैमेजेस ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का आप उसके मांग सकते हो, या फिर कोई भी क्लेम है जो सोर्ट करता है ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन, उसी वाद हेतु पर आप कोई भी अगर क्लेम है तो आप उसको मांग सकते हो। यू कैन आस्क दोस थिंग्स ऑल्सो। लेकिन आप क्या चीज नहीं मांगोगे, आप चीज नहीं मांगोगे जैसे फोरक्लोजर हो गया, रिडम्पशन हो गया, या फिर आप जहाँ पे भी सवाल है कि उसको पोजीशन में रखना है नहीं रखना, यू कैन नॉट आस्क दोस थिंग्स। नाउ द थिंग इज ऑर्डर टू रूल 5। आगे चलिए, व्हाट इज ऑर्डर टू रूल 5, जहाँ पे भी सर ट्रस्ट का मैटर है, तो कोई भी ट्रस्टी एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर हायर वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। जहाँ पर भी कोई ट्रस्ट का मैटर है तो एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रस्टी और हायर वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे, जब तक कि उन्होंने कोई जॉइंटली राइट अक्वायर नहीं किया हो। छठा देखिए, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। कोर्ट क्या कर सकती है सर, जहां पर भी कोर्ट को लगता है कि कन्वीनियंस है, जहां पे भी कोर्ट को लगता है कि एम्बेस हो रहा है या फिर डिले हो रहा है ट्रायल में, या फिर कोई कोई भी इनकन्वीनियंस हो रही है, तो कोर्ट एक अलग से ऑर्डर कर सकता है कोर्ट इन दैट रिगार्ड। साथ देखिए, ऑब्जेक्शन एज टू द मिस जॉइंटर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्शन एज टू द मिस जॉइंटर, ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंटर का मतलब क्या होता है कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है विद रेस्पेक्ट टू द मिस जॉइंटर, मिस जॉइंटर का मतलब मैंने आपको बताया था सर, मिस जॉइंटर का मतलब मैंने आपको बताया था कि सर कंडीशंस फुलफिल नहीं थी ऑर्डर 1 रूल 1 की या ऑर्डर 1 रूल 3 की, फिर भी आपने क्या किया, पार्टी को जोड़ दिया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप उसको कब रेज करोगे, अर्लीस्ट बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज आप उसको रेज करोगे, सर इन दैट रिगार्ड। ठीक है, ऑर्डर 3 रूल 3, ऑर्डर 3 में आ जाइए प्लीज। ऑर्डर 3 की बात करते हैं हम लोग। अपीयरेंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और लीडर। जब कभी भी कोई भी अपीयरेंस होती है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की होती है, देखिए कौन कौन आदमी कोर्ट में अपीयर हो सकता है, इसका आंसर देता है ऑर्डर 3 रूल 1। कोई कौन कौन आदमी अपीयर हो सकता है कोर्ट के अंदर, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर बात की गई है सर कि कोई भी आदमी अपीयर होना चाहता है तो उसको पार्टी इन पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू या फिर लीडर के थ्रू अपीयर होना पड़ेगा इन द कोर्ट। ठीक है, उसको पार्टी इन पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, लीडर या फिर कोई भी अदर एजेंट है उसके थ्रू अपीयर होना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज एजेंट क्या होते हैं, ऑर्डर 3 रूल 2 में बताया हुआ है। रिकॉग्नाइज एजेंट कौन होते हैं सर, रिकॉग्नाइज एजेंट वो होते हैं जिसको या तो आपने पावर ऑफ अटर्नी द्वारा, प्रॉपर्टी में आपने बोला है कि भाई मेरी तरफ से आज से ये अपॉइंट हो या इसको मैं अपॉइंट करता हूँ, या फिर वो आदमी होगा जो कि उस जुरिडिक्शन में निवास करता है। जैसे मान लीजिए एक सूट फाइल हो रहा है मेरा जोधपुर में, तो मैं हर दिन जोधपुर तो नहीं जाऊंगा ना सर, तो मैं किसी को पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू अपेयर कर दूंगा, या मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे बिहाफ पर ये आदमी अपेयर होगा, जब तक कोर्ट मुझे स्पेसिफिकली ना बुलाए, थर्ड देखिए, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट। इसका मतलब क्या होता है, सर्विस टू सच पर्सन शेल बी डीम टू रिसीव एज अ पार्टी इन पर्सन। अगर मान लीजिए अगर मेरे किसी रिकॉग्नाइज एजेंट को सर्विस दी गई, सर्विस मतलब समन दे दिया गया है कोर्ट द्वारा, तो उसका यही मतलब होगा कि कोर्ट ने पार्टी इन पर्सन ही नोटिस सर्व किया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्लीडर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर का मतलब क्या होता है कि मैं डॉक्यूमेंट पे साइन करके और रिकॉग्नाइज करके उसको अपॉइंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, by the person document in writing signed by such person or his recognized agent or by some other person duly authorized under the power of attorney or such other appointments। इसका सेकंड पॉइंट देखिएगा, अब इसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई है कि कब तक अपॉइंट रहेगा वो, कब तक अपॉइंट इस केस में रखा जाएगा उनको, कब तक अपॉइंटमेंट कंटिन्यू रहेगी, जब तक कोर्ट खुद बता ना दे, जब तक कोर्ट खुद ना बोल दे कि ये लीव ऑफ द कोर्ट इतने टाइम तक रहेगा, या फिर उसकी डेथ नहीं हो जाती, अंटिल द क्लाइंट ऑफ द प्लीडर डाइज, जब तक कोर्ट की परमिशन ना ले लो तब तक वो, एक बार अगर अपॉइंट करोगे तो कब तक अपॉइंट रहेगा सर वो, जब तक केस खत्म नहीं हो जाता, या फिर जब तक क्लाइंट या प्लीडर की डेथ नहीं हो जाती तब तक वो कंटिन्यू उस केस में रहेगा। द थर्ड पॉइंट इज
द फॉलोइंग शेल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग इन द सूट। जैसे मान लीजिए किस किस चीज को प्रोसीडिंग्स आप मानेंगे, प्रोसीडिंग किस किस चीज को मानोगे, प्रोसीडिंग्स में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, अगर कोई भी रिव्यू की एप्लीकेशन लगानी है, मतलब क्या क्या काम करेगा ये आपका अपॉइंटमेंट जो प्लीडर है, क्या क्या काम करेगा सर, ये एप्लीकेशन भी लगानी है, रिव्यू की, डिक्री, ऑर्डर, ये भी वो करेगा, या फिर कोई 144 की रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगानी है, या कोई भी जजमेंट में कोई अर्थमेटिकल कोई भी मिस्टेक हुई है, या फिर कोई भी डिक्री अपील करनी है तो वो भी उसके लिए वही अपॉइंटेड है। तो ये सारे काम वो आपके बिहाफ पर कर सकता है। ठीक है सर। नाउ कम टू रूल 5। नाउ कम टू रूल 5। रूल 5 का मतलब क्या होता है, सर्विस ऑफ प्रोसेस कैसे होगा, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन द प्लीडर होगा, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन द प्लीडर होगा, सर्विस ऑफ टू द प्लीडर हिमसेल्फ और द ऑर्डिनरी रिसाइडिंग, मतलब जहां पर वो रहता है, जहां पर वो निवास करता है या पर्सनल अपीयरेंस है उसकी, वहां पर आप उसको सर्विस ऑफ नोटिस देंगे। रूल 6 देखिए, एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस, एजेंट क्या करेगा सर, सर्विस एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है सर। Order 3 is not very relevant and useful. It is not very important, but those provisions जो important थे हम उसको discuss कर चुके हैं। 6 and 7 are not very, the rule 6 is not very important. Now come to order 4. Order 4 में देखिए एक बार, order 4 में देखिए, order 4 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की, कि भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा उसके बारे में बात की गई है। ये सबसे पहले बोल रहा है कि जब भी आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे तो आप प्लेंट इन डुप्लीकेट में आप दोगे। ठीक है सर। दो प्रति के रूप में आप प्रोवाइड करोगे, और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, और या फिर कोई भी ऑफिसर उसके बिहाफ पर जो उसके रिगार्डिंग होगा। प्लेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा। ऑर्डर 6 क्या है, प्लीडिंग, एंड द 7 इज प्लेंट। ठीक है सर। तो ऑर्डर 4 बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में कि किसके थ्रू आप प्रोवाइड करोगे, या तो 6 या फिर 7 के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। रजिस्टर ऑफ सूट्स की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द रजिस्टर ऑफ सूट, तो जैसे ही सिविल सूट फाइल होगा उसको रजिस्टर ऑफ सूट्स में उसके एंट्री की जाएगी। उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, वहां पर की जाएगी। नाउ कम टू सेक्शन 26। नाउ कम टू सेक्शन, एक बार 26 में आ जाइए प्लीज सेक्शन 26 पे आइए एक बार। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और अदर मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड। या देखिए कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा, या तो प्लेंट के थ्रू होगा या फिर किसी अदर मैनर में होगा। अदर मैनर का मतलब क्या होगा, जैसे बहुत सारे सूट्स ऐसे होते हैं जो कि एप्लीकेशन पे काम करते हैं। जैसे आप जब इंडिजेंट का सूट फाइल करते हो ऑर्डर 33 के अंदर, तो वहां पर एक फॉर्मा पॉपरेस लगती है। फॉर्मा पॉपरेस का मतलब होता है कि एक फॉर्म होता है इंडिजेंट पर्सन वाला, उसको बोलते हैं अंकिंचन के रूप में वाद लाने हेतु आवेदन। फॉर्मा पॉपरेस में क्या क्या बोला गया है, अंकिंचन के रूप में वाद लाने हेतु आवेदन। तो कहने मतलब है कि सूट जो आप फाइल कर रहे हो, इट कैन बी बाय द वे ऑफ either the presentation of the plaint or in through by the mean of other manners भी आप उसको सूट को फाइल कर सकते हो। ठीक है। Order 5 we will discuss from the next class.